मान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, ठान लिया तो ठान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या। नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसीए यानी डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस के इस शानदार सेशन में। दोस्तों, आज का सेशन आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में आप उन चुनिंदा प्रश्नों को देखिएगा जो पिछले 2 या 3 दिनों में हमारे देश में, राज्य में और विदेशों में घटित हुई है, जो आपके आगामी किसी भी परीक्षा के यानी किसी भी वनडे एग्जाम में ये आपके लिए बेहद ही रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के इस 321वें एपिसोड का, महादेव का नाम लेकर। हर हर महादेव। दोस्तों, अनुभव एक कठिन शिक्षक है। अनुभव हमारे जीवन में, अनुभव एक क्या है? कठिन शिक्षक है, क्योंकि वह पहले परीक्षा देता है, उसके बाद सबक देता है। क्या देता है? कोई भी कार्य आप दोस्तों करने चलते हैं, जैसे हम लोग भी यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, कोचिंग चलता है, तो हम लोग क्या देते हैं? पहले परीक्षा देते हैं, यानी टेस्ट लगता है। देहात में कहावत नहीं है कि पहले टेस्ट लगी ना तबे बुद्धि बढ़ी, यानी टेस्ट लगला पर ही बुद्धि बढ़ले। तो उसी तरीका से दोस्तों अनुभव क्या देता है? पहले परीक्षा देता है, उसके बाद आपको सबक मिलता है। तो चलिए, पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है? तो दोस्तों, तेलंगाना सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया था। इस क्वेश्चन को पढ़ाने के दरमियान मैंने आपसे यह भी पूछा था कि क्या भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को। क्या वह शिक्षक दिवस सिर्फ पुरुषों के लिए होता है? तो जी नहीं, शिक्षक की कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब, कोई पंथ नहीं होता है। लेकिन जो सावित्रीबाई फुले थी दोस्तों, ये एक महिला थी और इनको बच्चियों के प्रति काफ़ी स्नेह था, इसलिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने इनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में, महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया है? तो जानते हैं दोस्तों कि प्रवासी भारतीयों का भारत के अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है? आखिर हम लोग क्यों मनाते हैं भारतीय प्रवासी दिवस? इसके पीछे की क्या कहानियां हैं, क्या रोचक तथ्य हैं, इन तमाम बिंदुओं पर विगतवार चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि हम लोग 9 जनवरी को, कब दोस्तों? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। क्यों मनाते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को, कब दोस्तों? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी, कौन दोस्तों? महात्मा, फोन बज रहा था मौसी का। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से, कहाँ से दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। भारत में सर्वप्रथम उनका आगमन मुंबई में हुआ था। उन्हीं के आगमन को याद रखने के लिए हर एक साल हम लोग 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो इसकी मनाने की शुरुआत जो हुई थी 2003 ईस्वी में से शुरू हुई थी। 2003 से शुरू हुई थी। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी थे तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री, उन्हीं के शासनकाल में ये दिवस को हम लोग क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आपका एक दिवस से ही आ रहा है दोस्तों कि हाल ही में पृथ्वी परिभ्रमण दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में पृथ्वी परिभ्रमण दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों ये 8 जनवरी को मनाया गया है पृथ्वी परिभ्रमण दिवस। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हाल ही में ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है? हाल ही में ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है? तो दोस्तों ब्रिक्स समूह का, किसका? ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण जो सदस्य देश बना है दोस्तों, वो आपका बना है इंडोनेशिया। कौन बना है दोस्तों? इंडोनेशिया बना है। अब आते हैं दोस्तों, थोड़ा ब्रिक्स के बारे में हल्का फुल्का जानकारी आपको देते हैं। ब्रिक्स, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 16 जून। कब हुई थी दोस्तों? 16 जून 2009 ईस्वी को इसकी स्थापना
16 जून 2009 ईस्वी को हुई थी। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? तो 16 जून 2009 ईस्वी को हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन थे? तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन। संस्थापक सदस्य रूस, ब्राज़ील, भारत और चीन। कौन कौन थे दोस्तों? रूस, ब्राज़ील, भारत और चीन। इसके क्या थे? संस्थापक किसके? ब्रिक्स के थे दोस्तों। अब इसमें इसका 10वां सदस्य बना है। इसका 10वां सदस्य इसका 10वां सदस्य कौन बना है? तो इंडोनेशिया बना है। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है दोस्तों? जकार्ता है। और पिछले सेशन में आपको मैंने एक इंडोनेशिया के बारे में पढ़ाया था एक चीज़ दोस्तों। अभी जो भारत गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाने वाला है, 26 जनवरी 2025 को मनाने वाला है, उस गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के तौर पर किस देश के राष्ट्रपति का आगमन हो रहा है? इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाके देना है दोस्तों। इस क्वेश्चन के बारे में मैंने बताया था कि किनका आगमन हो रहा था और इंडोनेशिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी। आइए अब बढ़ते हैं इंडोनेशिया के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है यहाँ पे दोस्तों। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद विरोधी सहयोग को सुदृढ़ किया है। तो भारत और इंडोनेशिया का जो संबंध है दोस्तों वो सदियों से चला आ रहा है। और आपको बता दें कि इस साल गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जो चीफ गेस्ट आने वाले हैं वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आने वाले हैं दोस्तों। तो भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद विरोधी सहयोग को क्या किया है? सुदृढ़ किया है। प्रोबोवा सुबियांतो यही वहाँ के राष्ट्रपति हैं। कौन है दोस्तों? प्रोबोवा सुबियांतो। अक्टूबर माह में इन्होंने राष्ट्रपति पद का शपथ लिया और यही चीफ गेस्ट होने वाले हैं। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। इंडोनेशिया का माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी फटा है दोस्तों। इंडोनेशिया ने मारापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। 43वां एशियान शिखर सम्मेलन जकार्ता में आयोजित किया गया है। ये जकार्ता दोस्तों इंडोनेशिया की क्या है? कैपिटल है, यानी राजधानी है। इंडोनेशिया भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करना चाहता है। यानी भारत में जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुला है दोस्तों, खुला है ना सर, वहाँ पे जेनेरिक दवाइयाँ बहुत सस्ती में मिलती है, बहुत सस्ता मिलता है। अब दवा की क्वालिटी क्या है ये तो नहीं बता पाएंगे। अच्छी क्वालिटी, दवा की क्वालिटी भी अच्छी रहती है। काफ़ी सस्ता में सस्ता दवा वहाँ पे मिलती है। तो इस मॉडल को इंडोनेशिया भी अपनाना चाह रहा है। इंडोनेशिया की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। जो इंडोनेशिया की राजधानी है दोस्तों, कैपिटल जकार्ता है, वो दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी भी बन गई है। फीफा ने आगामी अंडर 17 विश्व कप की मेज़बानी इंडोनेशिया को सौंपी है। और फीफा ने अंडर 17 विश्व कप होगा दोस्तों, उसकी मेज़बानी किसको सौंपी है? इंडोनेशिया को सौंपी है। तो इंडोनेशिया के बारे में महत्वपूर्ण सुर्खियाँ थी, महत्वपूर्ण वन लाइनर था जिसको आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल में कि गैलरी की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि हाल ही में कौन भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बने हैं? तो दोस्तों अभी भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि भारतीय एथलेटिक्स संघ इसकी स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इसकी स्थापना ओहो संघ स्थापना 1946 में, सही नाम बोलते हैं, 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? यानी भारतीय एथलेटिक्स महासंघ, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। किसका दोस्तों? भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के। इसके अभी अध्यक्ष बनाए गए हैं कौन? बहादुर सिंह सागू इसके क्या है? वर्तमान में अध्यक्ष बने हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ दिया गया है। कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ है दोस्तों। अजय कुमार भल्ला ने मणिपुर के राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं। अजय कुमार भल्ला किसका? बिना मुझे संजय प्रसाद को उत्तर प्रदेश का प्रमुख गृह सचिव नियुक्त किया गया है। रजत वर्मा DBS बैंक इंडिया के CEO नियुक्त हुए हैं। के विजयानंद आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं।
वितिल कुमार ने सीआरपीएफ के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। और डॉक्टर संबित शाह एनएबीआई के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। और अरुणेश चावला को वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं दोस्तों, ये 2025 की नियुक्तियां हैं, ये 2025 की नियुक्तियां है। 2025 यानी दिसंबर का, ये हाफ दिसंबर और हाफ जनवरी की। तो अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि कौन सा देश 21 देशों के टेक्निकल सेमिनार को होस्ट करेगा। तो ये टेक्निकल सेमिनार क्या है दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं। तो जितने ऑनलाइन चल रहे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड चल रहे हैं, उसके खिलाफ भारत सरकार सहित अन्य 21 देश इस पर मुहिम चलाया हुआ है। इसमें क्या चलाया हुआ है दोस्तों, मुहिम चलाया हुआ है, क्योंकि फ्रॉड के मामले में अमेरिका के बाद अब भारत का स्थान आ रहा है। सबसे ज़्यादा धोखाधड़ी कहाँ हो रही है, भारत में हो रही है, अमेरिका के बाद भारत में हो रही है। तो इस पे दोस्तों 21 देशों ने एक टेक्निकल सेमिनार का आयोजित किया है, जिसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, तो अपना देश भारत कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, भारत हो जाएगा। अब बात भारत की हो रही है दोस्तों, तो हम सभी भारत में रहते हैं और भारत से संबंधित जितना ऑनलाइनर अभी तक आया है उसको यहाँ पे लिखा गया है, जरा देखिएगा। भारत 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना है। ये जो कोयला के उत्पादन है दोस्तों 2023 और 24 के डाटा के अनुसार, किसके, 2023 और 24 के डाटा के अनुसार भारत जो है कोयला के उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादक देश बन गया है दोस्तों, यानी विश्व में नंबर 1 यूँ कहें तो आ गया है। भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ है। इस बायो बिटुमेन के बारे में बताया गया था कि जितना भी कचरा है उस कचरा से रोड तैयार किया गया नागपुर में नितिन गडकरी जी के द्वारा। भारत 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है। भारत ने चीन से आयात एलएनजी ईंधन टैंकों की डंपिंग रोधी जाँच शुरू की है। यानी दोस्तों ये जो एलएनजी ईंधन टैंक है और डंपिंग रोधी जांच, ये क्या होता है दोस्तों, तो जो पहले दोस्तों सामान आता है विदेशों से, जो सामान आता है तो उसकी क्वालिटी की जांच नहीं होती थी। लेकिन जब मार्केट से शिकायत आता है कि मान लीजिए कि ये पाइप सपोर्टेड ये चाइना से आ रहा है, तो ये चाइना से आ गया, इंपोर्ट होकर आ गया भारत में, भारत के घरेलू बाजारों में धड़ल्ले से बिक रहा है। लेकिन इस पाइप में दुकहारनो है, पिटाई होता है इसे, इस पाइप के माध्यम से, इस पाइप में अगर दोस्तों कहीं से शिकायत आ रही है तो भारत सरकार क्या करती है, इसका डंपिंग रोधी जांच कराती है। यानी जांच होने के बाद ही ये भारत के बाजारों में क्या होगी, जाएगी। अगर जांच में खराबी पाया गया तो पुनः वहीं से वापस कहाँ चले जाएगी, जिस देश से आया रहेगा उस देश में चली जाएगी। भारत ने बांग्लादेश की सहायता के लिए 200,000 टन चावल का क्या किया है, निर्यात किया है। भारत ने बांग्लादेश को हराकर ICC 19 महिला T20 एशिया कप का खिताब जीता है। और पुरुष में भारत क्या हो गया है, बांग्लादेश से हार गया है। भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बना है। और स्विट्जरलैंड ने भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके, हाल ही में कहाँ बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई है। तो दोस्तों ये जो आप तस्वीर में तितली देख रहे हैं, ये बैंडेड रॉयल तितली है। क्या है दोस्तों, ये बैंडेड रॉयल तितली है। इसकी खोज त्रिपुरा में की गई है। कहाँ की गई है, त्रिपुरा में की गई है। अब त्रिपुरा के बारे में कुछ फैक्ट है दोस्तों, आते हैं दिखाते हैं आपको फैक्ट। ये जो आप मैप देख रहे हैं दोस्तों, ये त्रिपुरा का मैप है। किसका मैप है, त्रिपुरा का मैप है। यहाँ पे कहाँ दोस्तों, यहाँ पे ये त्रिपुरा है, यहाँ से इसको अलग छटका के यहाँ पे मैप बताया गया त्रिपुरा दोस्तों। इसकी राजधानी जो है त्रिपुरा की वो अगरतला है। और वर्तमान समय में त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री है मनिक शाह है। कौन है दोस्तों, मनिक शाह त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है। और इंद्रसेन सोनी वहाँ के राज्यपाल है। मुख्यमंत्री कौन है, मनिक शाह है, और इंद्रसेन सोनी वहाँ के राज्यपाल है। अब आते हैं ऑनलाइनर में, त्रिपुरा के बारे में ऑनलाइनर में। तो त्रिपुरा में नवनिर्मित सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन हुआ है। दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन अगरतला में हुआ है। एक कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य कौन बना था दोस्तों, त्रिपुरा बना था। त्रिपुरा सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा की है।
त्रिपुरा में महाराजा वीर विक्रम की 115वीं जयंती मनाई गई है। त्रिपुरा में ऐतिहासिक खर्ची पूजा शुरू हुई है। सौरव गांगुली त्रिपुरा के टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी मसाला वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। तो ये त्रिपुरा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं दोस्तों, जिसको आप नोट कर सकते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि हाल ही में सिग्नेचर ग्लोबल के नए CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों संजीव कुमार शर्मा को, संजीव कुमार शर्मा को सिग्नेचर ग्लोबल के नए CFO के रूप में नियुक्त किया गया है। ये सब नियुक्तियां हैं दोस्तों, इस टाइप की नियुक्तियां आपसे एग्जाम में ज़्यादा पूछती है। एक या तो करंट में एक निश्चित ही पूछेगी इस टाइप की नियुक्तियां, सिग्नेचर ग्लोबल, जिसको आप देख के क्या कीजिएगा, ये थोड़े पूछेगा, लेकिन इस टाइप की नियुक्तियां क्या होगी, पूछ देगी। तो इसको आपको दिमाग में रखना है, दिमाग में सेट करके रखना। नहीं रखिएगा तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। आइए, हाल ही में किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए CIPAIR ऑफ लंच ऐप लॉन्च किया है। यहाँ ऐप होगा दोस्तों, क्या होगा, ऐप लॉन्च किया है। तो सिप्ला दोस्तों क्या है, सिप्ला एक दवा की कंपनी है दोस्तों, दवा का एक ब्रांड है दोस्तों। इसने अस्थमा की जांच के लिए CIPAIR ऐप क्या किया है, लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि हाल ही में किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की है। तो दोस्तों भारत के अभी सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी। कौन है, नितिन गडकरी जी हैं। इन्होंने दोस्तों जो सड़क पर दुर्घटना होती है तो ऐसा होता है कि लोगों के पास पैसा नहीं रहता है और लोग खर्च के इलाज में उसको अस्पताल नहीं ले जाते हैं और अस्पताल वाला उसको एडमिट नहीं कर पाता है। तो इसके लिए सड़क दुर्घटना में जो भी पीड़ित है उसके उपचार के लिए कैशलेस व्यवस्था की गई है। इसका उद्घाटन इस योजना की शुरुआत किसने की है, तो नितिन गडकरी, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय परमाणु इकाइयों से प्रतिबंध हटाएगा। तो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं दोस्तों, इनका संबंध भारत से काफ़ी गहरा है। तो दोस्तों इन्होंने जो परमाणु इकाई यानी परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध अमेरिका लगाया था उसको अब हटाने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किस IIT के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों IIT मद्रास ने बंदरगाहों, जलमार्गों और तटीय इंजीनियरिंग में अनुसंधानों को आगे बढ़ाने के लिए अपने थाइवर परिसर में एशिया के सबसे बड़े सैलो वेब बेसिन का क्या किया है, उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा IIT मद्रास हो जाएगा। अब IIT से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर है दोस्तों। IIT गुवाहाटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है। IIT मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ने रैंकिंग में IIT दिल्ली ने भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया है। IIT खड़गपुर ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत दूसरा स्थान प्राप्त किया है। IIT कानपुर ने अनलक्ष्य स्टे हेल्थ प्रौद्योगिकी विकसित की है। IIT मुंबई ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सीरीज विकसित की है और IIT इंदौर के द्वारा 6G के लिए इंटेलिजेंस रिसीवर विकसित किया गया है। UT रोपर ने पेटेंट मैकेनिकल नी रिहैब डिवाइस विकसित की है। तो ये IIT से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं दोस्तों ऑनलाइनर के तौर पे, जो आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन अपराधों की गणनाक्षी ऑनलाइन FIR शुरू की है। तो दोस्तों जो वन अपराध होता है, वनों में अपराध होता है, वनों की कटाई होती है, वनों का पेड़ों का क्या होता है, तस्करी होता है, जानवरों का तस्करी होता है, उसके लिए कर्नाटक सरकार ने, लगता है कर्नाटक सरकार पुष्पा फिल्म देख ली है, पुष्पा 2 देख ली है। उसको देखने के बाद चूँकि उधर ही चंदन के पेड़ अत्यधिक मिलते हैं दोस्तों, कर्नाटक को लेके बनाया गया। तो गरुणाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है तो कर्नाटक सरकार ने। अब कर्नाटक के बारे में कुछ फैक्ट है दोस्तों, देख लेते हैं। एशिया के सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2025 बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। भारतीय सेना ने भविष्य के युद्ध के लिए बेंगलुरु में AI इनक्यूबेशन सेंटर का अनावरण किया है। उबर ने बेंगलुरु में महिलाओं के लिए बाइक टैक्सी सेवा मोटो वुमेन शुरू किया है। कर्नाटक के राज्यपाल ने युवा शक्ति शुद्धि अभियान शुरू किया है। अमेजन ने बेंगलुरु में अपना पहला अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग मेकर स्पेस लॉन्च किया है। कर्नाटक सरकार ने
इवेंट 2024 कार्यक्रम शुरू किया है। कर्नाटक ने 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप जीती है और बीसीसीआई ने बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया है। तो ये कर्नाटक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जानकारियाँ। अब आते हैं, भेल ने किस देश में जल विद्युत परियोजना चालू की है? तो दोस्तों भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड भेल ने भारत भूटान के द्विपक्षीय समझौते के अंतर्गत भूटान में 6x170 मेगावाट की पुनः छातु 2 जल विद्युत परियोजना की 2 इकाइयों को क्या कर दिया है? चालू कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? भूटान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने अस्थायी खेती के लिए सौर पंपों को बढ़ावा दे रही है? तो दोस्तों सौर पंप क्या होता है? सौर पंप क्या होता है इसको जानते हैं, इसको समझते हैं। जो सोलर ऊर्जा होता है, सोलर ऊर्जा होता है यानी सौर ऊर्जा होता है दोस्तों, उससे पंप चलाया जाता है। तो पंजाब सरकार, कौन दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा? पंजाब में खेती बहुत है, वहाँ ट्यूबवेल से क्या होती है? सिंचाई होती है, जिससे बिजली की खपत अधिक होती है। तो पंजाब सरकार ने सौर ऊर्जा से सौर पंप को बढ़ावा दे रही है, यानी सौर ऊर्जा तकनीक के माध्यम से वहाँ आप क्या चलेंगे? पंप चलेंगे। इससे क्या होगी? बिजली की भी बचत होगी और किसानों को इससे फायदा भी होगा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पंजाब। अगला है आज का सवाल, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश कौन बना है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।